नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात हम कर रहे हैं टीम लीज के चेयरमैन मनीष सब्बरवाल से, जो इस वक्त इसलिए भी सुर्खियों में रहते हैं कि जो भारत के लेबर कानून है उसके रद्दोबदल के लिए वो बड़ा काम कर रहे हैं सरकार के साथ। मनीष, आज आप मुंबई में हमारे लिए वक्त निकाल करके आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये एक बड़ी बात है कि आजकल जो आप जैसी नई कंपनियां हैं उनके आईपीओ आ रहे हैं और बड़े सफल हो रहे हैं। अब आपका आईपीओ आना है और 423 करोड़ रुपए का आईपीओ है। वैसे तो साइज में बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक तरह की नई कंपनी है तो बाजार इसको बहुत क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा होगा। तो अगर आपको ये आईपीओ मुझे सेल करना हो तो क्या बताएंगे? देखिए, पिछले 12 साल में हमने 14 लाख लोगों को नौकरी दी। किसी एक दिन में हर दिन हमारे पास 1,10,000 एम्प्लॉई होते हैं 5,000 सिटीज में। एवरेज एज सिर्फ 20 वर्ष होती है और 60% के पास बैचलर्स डिग्रीज है। इंडिया का जो पीपल सप्लाई चेन है वो टूटा हुआ है। 3 प्रॉब्लम है, मैचिंग, रिपेयर और प्रिपेयर। मैचिंग तो ऑब्वियस है, 1400 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है हमारे पास। पिछले साल 4 करोड़ लोग वहां रजिस्टर किए, लेकिन सिर्फ 3 लाख को नौकरी मिली। और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स पीटर डायमंड को मिला था सर्च कॉस्ट इन लेबर मार्केट्स की। दुर्गापुर में बच्चे कलकत्ता में कैसे नौकरी ढूंढे, या नासिक से बॉम्बे आए, अब कानपुर से बैंगलोर आना तो दूर की बात है। तो टीम लीज में हम मैचिंग प्राइमरी जॉब करते हैं, लेकिन दिल इसलिए टूटता है कि हर महीने 90,000 बच्चे हमारे पास नौकरी लेने आते हैं, हम सिर्फ 5,000 को नौकरी लेते हैं। इसलिए अब इन बच्चों में कोई बर्थ डिफेक्ट तो है नहीं, ये तो कॉलेज गए, स्कूल गए, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम इंडिया में बहुत बड़ी है। इसलिए हमने रिपेयर और प्रिपेयर की 2-3 चीजें शुरू करी। इंडिया फर्स्ट वोकेशनल यूनिवर्सिटी जो हमने गुजरात में शुरू करी है गवर्नमेंट के साथ, अब एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम शुरू किया है। तो हम ये सोचते हैं कि इंडिया की जो पीपल सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स है, ये कैंसर और क्लाइमेट चेंज की तरह प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। तो टीम लीज का ये सिंपल केस है कि ये मैचिंग, रिपेयर और प्रिपेयर प्राइवेट सेक्टर काफी अच्छा कर सकती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। गवर्नमेंट के बहुत प्रोग्राम्स है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो हम एक वी प्रे टू वन गॉड विच इज एम्प्लॉयर्स। इंडिया का फ्यूचर एम्प्लॉयर्स के साथ ही होगा। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ नहीं सकती है। और प्राइवेट एम्प्लॉयर्स अब काफी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। जैसे वो अपने सप्लाई चेन्स अपने माल के सोचते थे, अब वो अपने पीपल सप्लाई चेन्स की सोचते हैं। तो टीम लीज एक ऐसी कंपनी है जो उनके जूतों में चल के कि वो रिपेयर, प्रिपेयर और मैचिंग किस जगह पे, किस वक्त, किस सैलरी पे, काफी सोफिस्टिकेटेड मॉडल अब हो गया है। कंपनीज अपनी पीपल सप्लाई चेन की सोचती हैं, वैसी सर्विसेज कंपनीज लाइक अस गिव टू देम। बिल्कुल। देखिए, मैं तो आपकी कंपनी को दरअसल एक सोशल एंटरप्रेन्योर मानता हूं, लेकिन अभी चूंकि आईपीओ है तो पहले बाजार वाला जो हिस्सा है उस पर बात कर लें। वो ये कि इसमें एंट्री बैरियर उस सेंस में ज्यादा नहीं है, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन है, कौन हो सकते हैं, आपके आईपीओ में क्यों पैसा लगाना चाहिए? देखिए, जो इंडिया फ्यूचर का है उसमें कैपिटल इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज रिटर्न ऑन इक्विटी। मैं ये सोचता हूं कि कंपनी लोग सोचते हैं कि वैल्यूएशन इज ड्रिवन बाय कितना पैसा कंपनी में गया। हम जैसी कंपनियों में रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्वाइट सब्सटैंशियल। इट्स +25%, +50% इफ यू टेक आउट आवर कैश, 100 crores in cash we have lying in the bank right now as a company। तो जो नई कंपनीज आती हैं इनको फ्री कैश फ्लो मॉडल से देखना पड़ेगा और रिटर्न ऑन इक्विटी की मॉडल से देखना पड़ेगा। और हम जैसी कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ हैं ग्लोबली। स्टाफिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी। आई थिंक इट इज, जो कंपनीज अगर 500 या 5,000 लोगों में किसी को मोबाइल फोन बेचना हो, उनका एचआर डिपार्टमेंट उनको नहीं एम्प्लॉयज दे सकता। सिर्फ टीम लीज जैसी कंपनियां, जो हमारी सेल्फ इमेज एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से शुरू होती है और अब यूनिवर्सिटी में जाकर खत्म होती है। इंडिया का जो 10 लाख बच्चा हर महीना आएगा लेबर फोर्स में अगले 20 साल के लिए, उसके लिए कोई किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। आपके आईपीओ लेकर के आने का कारण थोड़ा समझाइए, क्योंकि मुझे लगता है आपका काम इतना शानदार है कि आप तो ऐसे ही बहुत सारे पैसे उठा सकते हैं। आपके क्लाइंट आपको बहुत आसानी से बढ़िया से पेमेंट देने को तैयार रहेंगे, वो एडवांस में देते भी होंगे, तो आपको पैसों की पर से जरूरत बाजार से उठाने की नहीं थी। देखिए, जब कंपनी शुरू करते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, हम जैसे, मेरे पेरेंट्स तो गवर्नमेंट में थे, तो शुरू करने के लिए प्राइवेट इक्विटी लेना पड़ता है। 6 साल पहले हमने प्राइवेट इक्विटी लिया था। अब जब प्राइवेट इक्विटी ले लो तो मीटर डाउन होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो 2 चीजें कर सकते हैं, या
तो आप स्ट्रेटेजिक सेल किसी ग्लोबल इन्वेस्टर कंपनी को बेच दो जो उनका इंडिया ऑपरेशन हो जाए, या आप आईपीओ। पिछली कंपनी जो मैंने शुरू करी थी अपने को फाउंडर अशोक के साथ, हम दोनों रूममेट्स थे श्रीराम कॉलेज में हॉस्टल में, एक कंपनी इंडिया लाइफ में शुरू करी थी, वो हमने ग्लोबल कंपनी को बेची थी। लेकिन जब टीम लीज को लोग खरीदने आए, हमने सोचा कि ऐसा आइडिया तो हमको जिंदगी में फिर से नहीं मिलने वाला है। ये हमने 15 लाख लोगों को नौकरी दी है पिछले 12 साल में, अगले 20 साल में हम 20 लाख लोगों को दे देंगे। तो इस कंपनी को बेचने का फायदा हमको नहीं होगा, हम आईपीओ करके इन्वेस्टर्स को भी रिटर्न दे सकते हैं। बैरियर्स की एंट्री जो आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल, लेकिन इन कंपनीज में बैरियर और एंट्री ट्रस्ट होता है, विश्वास। 3 लोगों का ट्रस्ट, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट। एम्प्लॉइज हमको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने 15 लाख को नौकरी दे दी। एम्प्लॉयर्स हमको ट्रस्ट करते हैं कि हम सबसे बड़े पेमेंट्स ESI प्रोविडेंट फंड के, इसलिए हमारे पास एक 95% रिन्यूअल रेट है क्लाइंट्स के साथ। और गवर्नमेंट अब थोड़ी ट्रस्ट करने लगी है क्योंकि वो तो 1200 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस चलाते हैं, उससे ज्यादा एक कंपनी ने नौकरी दे दी एक साल में। सरकार के साथ काम करना कैसा है, क्योंकि आपके रिस्क फैक्टर में मेरे हिसाब से छोटा रिस्क है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि सरकार से पेमेंट निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो गवर्नमेंट से बिजनेस, हम जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं गवर्नमेंट में, वो पैसे की नहीं है, वो परमिशन की है। इंडिया में थिंग्स आर प्रोहिबिटेड टिल परमिटेड। अब जब देखिए, हम तीनों, ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या एनजीओज अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के पास एग्जीक्यूशन डेफिसिट है, प्राइवेट सेक्टर के पास ट्रस्ट डेफिसिट है, और एनजीओज के पास स्केल डेफिसिट है। तीनों को साथ में काम करना पड़ेगा। और टीम लीज में हमने ये मॉडल्स थोड़े अब एक्सपेरिमेंट करके अब स्केल पे जा रहे हैं, जैसे हमारा अप्रेंटिसशिप। इनफैक्ट आप तो चाहते होंगे कि आप जैसे और बहुत सारे प्लेयर आए बाजार में। अच्छा है, बहुत बड़ी स्टाफिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एक मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। बिजनेस सर्विसेज, अगर आप सोचें, $300 बिलियन की इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनीज हैं ग्लोबली में, इंडिया में 0 है। क्योंकि इंडिया के जो बिजनेस प्रोफाइल है, 63 मिलियन एंटरप्राइजेज हैं हमारे पास, 12 मिलियन के पास ऑफिस नहीं है, 12 मिलियन घर से काम करते हैं, सिर्फ 8.5 मिलियन किसी तरह का टैक्स रजिस्ट्रेशन है, सिर्फ 15 लाख 1.5 मिलियन के पास पीएफ और ईएसआई डालते हैं, सिर्फ कंपनीज आरओसी के पास 1 मिलियन है, और अब सिर्फ 18,000 कंपनी है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है। तो 6.3 करोड़ एंटरप्राइजेस का क्या फायदा जब सिर्फ 18,000 कंपनी। तो इंडिया का जो फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगले 10 साल में होगा, जो ये जो 63 मिलियन एंटरप्राइजेस नीचे जाएंगी जिनका पेड अप कैपिटल बढ़ेगा, वो फॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसी कंपनीज हैं जो बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बेचो, आप अपने मार्केट पे फोकस करो, हम आपकी प्लम्बिंग आपसे ले जाते हैं। और यहाँ इस वक्त का कॉन्टेक्स्ट ये है कि साहब जॉब चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा हम लोग एम्प्लॉयर मतलब जॉब एस्पायरेंट्स तैयार करते हैं हर साल। फिर दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं कि 100 में से 80 इंजीनियर जो है वो एम्प्लॉयबल नहीं है, जिनको आप रिपेयर और प्रिपेयर करने की बात करते हैं। फिर हम सुनते हैं कि अब जो ऑटोमेशन आ गया है और अभी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टेक ऑफ करने में वक्त है, ऐसे में शॉर्ट टर्म में जॉब क्रिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? देखिए, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है। आजकल जो पूरी दुनिया में जो हलबल फैल रखी है कि चाइना में एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट साइकिल कम हो रही है, यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन है, जापान में पिछले महीने अडल्ट डाइपर्स, बेबी डाइपर्स को क्रॉस कर लिया, तो मतलब पूरी दुनिया में काफी प्रॉब्लम दिख रहे हैं। लेकिन इस बार इस रोड शो में, आईपीओ में, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि लोग इंडिया को एक अलग एसेट क्लास सोच रहे हैं। वो रिकग्नाइज कर रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी ने के फिक्स कॉस्ट हैं। पिछले 10 साल एग्जैक्टली इंडिया और चाइना की इकोनॉमी सेम साइज थी, लेकिन वो 13% पे ग्रो कर रहे थे, हम 7% पे ग्रो कर रहे हैं। इंडिया 13% पे कभी नहीं ग्रो करेगी। तो जो इंडियन इकोनॉमी जो हम सोचते हैं कि कभी हॉट या कोल्ड नहीं होगी, कंसिस्टेंटली वार्म होगी, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन का चाइल्ड है। तो जहां जॉब्स अगे शॉर्ट टर्म में अगे 5 साल देखें तो सेल्स, कस्टमर सर्विस, लॉजिस्टिक्स अगर फंक्शन से देखें, और अगर इंडस्ट्री देखें तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म,
टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी। सो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो स्टोरी इंडिया की बन रही है, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि पोर कंट्री रिच बन जाए बिना मैन्युफैक्चरिंग के। सो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, अब इंडिया में सिर्फ 11% लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं। चाइना का 30% हम कभी नहीं पहुंचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बदल चुकी है पिछले 20 साल में, ऑटोमेशन, रोबोट्स वगैरह। लेकिन मेक इन इंडिया 19 या 20% ऑफ लेबर फोर्स ले जा सकता है। नहीं, ये बताएं मोटा आंकड़ा, 1 से सवा करोड़ लोग आप मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में आ रहे हैं हर साल। अगर 7-8% वाली ग्रोथ रेट को माने, जो आप कहते हैं रियलिस्टिक है, आप जो कहते हैं हॉट कोल्ड नहीं वार्म रहेगी इकोनॉमी, तो 7-8% का मतलब है कि हर साल जो लोग आ रहे हैं उनमें से 20 से 30 लाख लोग ही आप खपा पाएंगे। बाकी का क्या होगा? बाकी का अभी तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मतलब इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट फज नहीं है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात, इंडिया की ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है। वो कोई फज नहीं है, वो कोई झूठ नहीं है। इंडिया की प्रॉब्लम जॉब्स नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम प्रोडक्टिव जॉब्स है। अब प्रोडक्टिविटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है कि सैलरी इतना दो कि वो लिविंग वेज मानी जाए। अब मिनिमम वेज की बात नहीं हो रही, लिविंग वेज की बात हो रही है। वो दिल्ली दूर है, वो लिविंग वेज काफी दूर है। लेकिन अब इतना जो जल्दी, जो पिछले 18 महीने में अगर आप सिस्टेमिकली सोचें तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, और सबसे इंपॉर्टेंट पिछले 18 महीने में जितना लेबर रिफॉर्म हुआ है वो पिछले 20 साल में नहीं हुआ था। तो सिस्टमैटिकली अगर आप सोचें कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम ये सॉल्व करनी होगी। जीएसटी सीरियसली पॉलिटिकल इशू है। आपको लगता है क्या कि बहुत जल्दी यानी अगले बजट सेशन तक हो जाएगा? देखिए, पूरा देश अगर एक साइड पे खड़ा हो और 40-42 लोग दूसरी तरफ पे खड़ा हो तो वो तो फिर डेमोक्रेसी नहीं मानी जाएगी ना। अब आई थिंक हमारी सबसे बड़ी strength है democracy. The people have spoken. I think business has spoken. I think politicians have spoken. So my belief is, और मेरा तो ये क्लियर है कि जो आदमी जीएसटी को अब अपोज करता है, जो करंट स्टेट में कॉम्प्रोमाइज होके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की एम्पावर्ड कमेटी से निकला गया है, वो एक अच्छा बिल है, उसको पास करना चाहिए। और जो उसके सामने खड़ा है वो इंडिया के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने बारे में। आप कह रहे हैं कि लेबर में बहुत सारे रिफॉर्म हुए जो बरसों में नहीं हुए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा पेंडिंग एजेंडा बाकी है। तो क्या क्या और करने की जरूरत आपको इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में दिखती है? खास करके क्या आप सोचते हैं कि ये जो बजट है उनमें से कई चीजों को एड्रेस करेगा? देखिए, हायर एंड फायर बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, एंड सब लोग लेबर रिफॉर्म को एक चीज में इक्वेट कर देते हैं कि हमको हायर और फायर दो। देखिए, जो शादी बिना डिवोर्स की है, जैसे हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट आज है, वो कभी तो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी को सोचते हुए हायर फायर को थोड़ी बाद में करते हैं। अभी हमारा अप्रेंटिसशिप रजीम चेंज हुआ है, हमारा प्रोविडेंट फंड रजीम बहुत बकवास है। 100 मिलियन अकाउंट है, सिर्फ 50 मिलियन सबसे वर्ल्ड का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड है। हमारा ईएसआई रजीम, जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस रजीम है, उसका क्लेम्स रेशियो सिर्फ 48% है। इंडिया में कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है जिसका क्लेम्स रेशियो 95% से कम हो। अभी आप देखिए, तो मैं ये सोचता हूं कि लेबर रिफॉर्म सबसे तेजी पे जाएंगे जब हम चीफ मिनिस्टर्स को ये दे दें। जो प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग अगर आप सोचें, जो इंदिरा गांधी की 15 स्पीचेस में था कि स्ट्रांग स्टेट्स लीड टू अ वीक नेशन, अब इंडिया बदल गया है। उस टाइम में भी पार्टीशन के बाद वो था। तो जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोविडेंट फंड रजीम, ईएसआई रजीम, मिनिमम वेजेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑनलाइन कंप्लायंस, फैक्ट्रीज एक्ट, बॉयलर्स एक्ट, बहुत चेंज। राजस्थान ने तो सिर्फ 4 सेंट्रल लॉ छुए थे, मध्य प्रदेश ने 17 छुए हैं, अब महाराष्ट्र 20-21 की बात कर रहा है। तो अभी आप कह रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र बहुत तेजी से इस और 6 और दूसरे स्टेट, पंजाब सोच रहे हैं, तमिलनाडु ने 1 कर, उड़ीसा 2 सोच रहे हैं। तो 29 चीफ मिनिस्टर्स मैटर मोर फॉर जॉब क्रिएशन एंड लेबर। पूरी लिस्ट से लगता है, हालांकि अब सरकारें ज्यादातर यही हैं गैर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस सरकारें तो बहुत कम जगह बची हैं। हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर स्टेट रिगार्डलेस ऑफ पार्टी कौन सी है, वो लोग बढ़ गए आगे। रोजगार अब पॉलिटिकल इशू हो चुका है।
और रोजगार के लिए 4-5 चीजें, 10 चीजें क्या करना है सबको मालूम है, कैसे करना है और कौन करेगा वो अब बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो गए। जैसे हम लोग इतने दिन से इंडस्ट्री से मांग रहे हैं कि आप हम गवर्नमेंट को 27 नंबर क्यों देते हैं। हर जैसे आपने आधार नंबर एक आदमी के लिए कर लिया है, लेबर लॉ में 14 नंबर काई को हम हर आदमी को उधर जाके पैसे भरो, उधर जाके कागज भरो, उधर फिर वो पीछे खिलाएगा, वो भगवाएगा। करें किसी भी कारोबार को इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करने के लिए 27 तरह के अलग अलग सरकारी विभागों के नंबर लेने पड़ते हैं। शॉप एस्टेब्लिशमेंट के, लेबर के, प्रोविडेंट फंड, ESI, पैन, टैन, प्रोफेशनल टैक्स, लेबर वेलफेयर बोर्ड, मैं आपको गिनता जाऊंगा। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंटरवेंशन होगा कि एक नंबर दे दीजिए। ये पॉसिबल है, होने जा रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट करी है, कमेटी की रिकमेंडेशन वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मेरे को तो काफी उम्मीद है कि बजट में या बजट से पहले ये डिसीजन, बजट या बजट के पहले ये डिसीजन होने की आशा है। तो बहुत एंटरप्रेन्योर्स को ये गिफ्ट मिल जाएगा कि भागना नहीं पड़ेगा। तो ये लेबर लॉ रिफॉर्म ही हुआ। बिल्कुल ये दूसरी तरह का लेबर लॉ रिफॉर्म है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लेबर लॉ रिफॉर्म है। बेसिकली द आइडिया अगर लेबर रिफॉर्म का आप सोचे तो एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी थोड़ा आसान। आप एक और वाक्य इस्तेमाल करते रहते हैं कि अब जो 44 कानून हैं उनको 4 में बदल दो, वो जरा समझाइए क्या। देखिए, अब 44 कानून जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, मतलब 17 डेफिनेशन ऑफ वेजेस हैं, 22 डेफिनेशन ऑफ वर्कर हैं। आप 100% ऑफ इंडियाज लॉज को कंप्लाई नहीं कर सकते विदाउट वायलेटिंग 10% ऑफ देम, क्योंकि इससे करप्शन बढ़ता है, इससे लिटिगेशन बढ़ता है और इससे जिद्दोजहद हर तरफ बढ़ती है। तो अगर 44 लॉज को हम 4 लॉज में कनेक्ट कर दें तो एंटरप्रेन्योर्स को ये आराम मिल जाएगा कि उनको ये पता होगा कि लॉ है क्या। इंडिया ओवर रेगुलेटेड है और अंडर सुपरवाइज्ड है। 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स में जो करंट प्रपोजल है, अगर पार्लियामेंट फंक्शन करेगा तो वो भी जल्दी होने। एक और सजेशन जो पहले भी डिस्कशन हुआ, आप लोगों को अपनी सैलरी डिजाइन करने का अधिकार होना चाहिए, वो अभी एक तरीके से पेंडिंग काम है। जी, अप्रेंटिसशिप तो हो गया। तो अप्रेंटिसशिप इंडिया में सिर्फ 3 लाख अप्रेंटिस हैं, जर्मनी में 30 लाख हैं, चाइना में तो 1 करोड़ हैं। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में बड़ा रद्दी सा लेजिस्लेशन था जो अप्रेंटिसशिप को क्लासरूम नहीं समझता था, नौकरी समझता था। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय लर्निंग, इंडिया में तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है अप्रेंटिसशिप का, मुरीद वर्ड्स भी हैं। तो अब लगता है कि जो अप्रेंटिसशिप पास हुआ है तो अब 10 लाख तक तो नंबर जल्दी से पहुंच जाएंगे और अब 50 लाख तक अगले 5 साल में अप्रेंटिसशिप का रेजिम इंडिया में। और फ्लेक्सिबल फॉर्मेट फॉर सैलरीज, फ्लेक्सिबल फॉर्मेट फॉर सैलरीज, जो प्रोविडेंट फंड और ESI का जिक्र हुआ था पिछले बजट में, उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने इग्नोर किया था। इग्नोर किया या काम किया, लेकिन अभी हुआ नहीं ना, लेकिन ड्रॉअर में डाल दिया। बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ है, लेकिन इस बजट में लगता है कि वो फिर से टेबल पे आने लगा है। लोग कहने लगे हैं कि भाई ये हाथ वाली सैलरी और चिट्ठी वाली सैलरी में कमी थोड़ा कम करो, क्योंकि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, लोग चिट्ठी वाली सैलरी पे नहीं जीते, वो हाथ वाली सैलरी पे जीते थे। और ये उनका पैसा है, ये कोई नहीं कह सकता कि ये तुम्हारा पैसा है। चिट्ठी वाली सैलरी और हाथ वाली सैलरी में गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, बेनिफिट। सो जब CTC का दुनिया हो गया है, कॉस्ट टू कंपनी, तो बेनिफिट्स रेजिम, प्रोविडेंट फंड और ESI में चॉइस हो कि किसको पैसा दें और किस लेवल पे पैसा दें। कोई लोग 24% देना चाहें तो दें, कोई लोग 12% देना चाहें तो दें। तो इस बजट में ये 24 और 12% का डिफरेंस चॉइस होपफुली आएगा। बिल्कुल। एजुकेशन एक दूसरा हिस्सा है जिस पर आप काफी काम करते हैं। अचानक अब हिंदुस्तान में एजुकेशन से जुड़ी हुई जितनी डिबेट है थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है, थोड़ी सी विशिएट हो रही है, जबकि इसमें भी एक प्रकार से बिल्कुल कहते हैं बॉटल नेक दूर करने की जरूरत है। कोर्सेज खोल दें, फॉरेन के एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज को आने दें, वो एक काम एक तरीके से प्रोनाउंसमेंट्स हुए लेकिन पेंडिंग है। जी देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म डेमोक्रेसी में क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉस्ट बहुत इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं तो क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्वालिटी बढ़ा दो तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो इंडिया में कॉस्ट, क्वालिटी और क्वालिटी एक इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है जो इंजीनियरिंग और मेडिसिन में देखिए, हमने इंजीनियरिंग में 15 लाख इंजीनियर हैं, सिर्फ 30,000 डॉक्टर हैं। कोई लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग तो ऐसे ही अब फालतू के सब इंजीनियर बन गए, लेकिन आज जो भी इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बन सकता है।
डॉक्टर में हमको 1 लाख डॉक्टर की जरूरत है, 2 करोड़ की कैपिटेशन फीस है। तो हमने जो एरर किया क्वांटिटी की तरफ इंजीनियरिंग में, इंडिया के नेट पब्लिक पॉलिसी में एरिंग टुवर्ड्स क्वांटिटी इज हेल्पिंग अस ऑन क्वालिटी। एक्चुअली अच्छा रहा तो वो उसका मेडिकल में हम रिजिड रहे कि नहीं छोड़। सो AICT और MCI, दो एजुकेशन रेगुलेटर्स, AICT क्वांटिटी पे बायस हुआ, MCI ने बोला हम क्वालिटी क्वांटिटी की तरफ से पहुंचेंगे, और वो नहीं हुआ। तो जो एजुकेशन की डिबेट इंडिया में है, हम क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉस्ट के अलग सिस्टम्स हो जाएंगे, अलग जैसे वोकेशनल यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी जो डिग्री भी देती हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी पे फोकस करती हैं। ट्रेडिशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs छोटे रहेंगे लेकिन हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन रिफॉर्म स्कूल्स है, क्योंकि अगर 10 साल में हमने ये सीखा है कि हम 6 महीने में नहीं सिखा सकते इस बच्चे को जो उसे 12 साल में समझना चाहिए था। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स जो जरूरी फोकस है वो आप देखते हैं। देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक बहुत ही टॉक्सिक या पॉइजनस पीस ऑफ लेजिस्लेशन था जो स्कूल बिल्डिंग्स को बिल्डिंग स्कूल्स में कंफ्यूज करता है। स्कूल बिल्डिंग्स बनाना आसान होता है, बिल्डिंग स्कूल्स बहुत मुश्किल होता है। तो होपफुली अगर अगले 6 महीने में हम राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू लर्निंग एक्ट बना दें, और अब थोड़ा कंसेंसस स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स में तो हो चुका है, बिल्ड हो चुका है। इनफैक्ट लोग कह रहे हैं कि जैसे लेबर रिफॉर्म राजस्थान ने किया वो भी बढ़ रहे हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंडमेंट के करने में। ये आपने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि राइट टू लर्निंग वाला जो मॉडल है उसको अगर फॉलो करें तो मुझे लगता है कि इस साल ये डिस्कोर्स बढ़ेगा और इस पर काम काफी होगा, चर्चा काफी होगी। एब्सोल्युटली। मनीष, आपसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।